हेलो बच्चों, आज हम कारतूस पाठ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हबीब तनवीर जी ने लिखा है और बहुत ही शानदार चैप्टर है। ये पाठ पढ़ के आपको इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। उत्तर प्रदेश, जिसको अवध कहते हैं थे पहले, उसके बारे में जानकारी मिलेगी और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक इतिहास का टुकड़ा आपको इस पाठ में मिलेगा। वैसे ये छोटी सी स्किट है, एकांकी है और इसमें कुल मिला के 2 3 4 पात्र हैं और बाकी सब फ्लैशबैक में चलता है कि पहले क्या हुआ है और अभी क्या चल रहा है। तो पाठ बहुत ही दिलचस्प है और ये एक तरीके का सरकाज़्म भी है कि भाई जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको कितने बैल बुद्धि थे, उनको बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं थी और जो इंडियंस थे वो कितने स्मार्ट थे और कितने जाबाज थे और कितने वीर थे, ये भी आपको पता चलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज हम कारतूस पाठ को। ठीक है, देखिए इस पाठ की सबसे बड़ी बात यह है कि 1944 में हबीब तनवीर जी ने अपनी बीए की डिग्री ली और उसके बाद में वो लंदन में चले गए, जो भी ड्रामा एकेडमी थी वहाँ पढ़ने के लिए। तो हमारी आज़ादी मिली हमें 1947 में और 1944 या 1945 में हबीब तनवीर जी ड्रामा एकेडमी में एडमिशन लिए थे लंदन में। आप देखिए कि वो कितने वेल एजुकेटेड थे। और ये जो स्टोरी टाइमलाइन जो उन्होंने दिखाई है कि भाई रात का समय था, टेंट लगा हुआ है, 4 लोगों का जिक्र है, लेफ्टिनेंट है, कर्नल है, सिपाही है और घुड़सवार है। तो उससे पता चलता है कि डिटेलिंग उन्होंने इसलिए दी कि कल को अगर आप इसका नाट्य मंचन करना चाहें, ड्रामा में एज ए स्किट इसको पेश करना चाहें, तो आपके लिए बहुत उन्होंने सुविधा दी है। तो स्टोरी टाइमलाइन जो होती है वो आपको ज़्यादातर मिलेगी हैरी पॉटर जैसी नॉवेल्स में, कि हर चीज़ बताइए कि पर्दे इस कलर के हैं, कि गैलरी ऐसे जा रही है, कि वहाँ से इसने पाया कि यहाँ पे हैरी पॉटर ने कहा। तो उसी तर्ज पे आज से कितने साल पहले उन्होंने ये नाटक लिखा होगा और इसमें हिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर दिया है उन्होंने और आपको फील आएगा कि आप जो है एक बहुत ही रॉयल कोई नाटक देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। तो फीलिंग बहुत आती है इस नाटक को आप जब देखते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको पढ़ते हुए। आपको पूरे सिलेबस में 10th के सिलेबस में 2 चैप्टर्स है जो आपको ज़मीन जायदाद के झगड़ों के बारे में पढ़ाए जाते हैं। जैसे आपको मीरा के पद हैं, वो एक पति भाव, प्रेमी भाव, सखा भाव या दासी भाव में मीरा का जो डिवोशन है लॉर्ड कृष्णा के लिए, भगवान कृष्ण के लिए, वो दिखाते हैं। और तंतारा वामीरो कथा जो है वो आपको प्रेम के बारे में बताती है कि भाई सोशली जो चीज़ एक्सेप्टेबल ना हो, जो चीज़ माता पिता को पसंद नहीं है, सोसाइटी को पसंद नहीं, उसे मत करिए, या फिर सोसाइटी को भी बच्चों के हिसाब से चेंज होना चाहिए। ठीक उसी तरह से ये कारतूस चैप्टर और हरिहर काका चैप्टर आपको ये बताता है कि घर में परिवार में रिश्तेदारों में ज़मीन जायदाद के झगड़े बट ऑब्वियस हैं। तो वो आपको ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि इन तरह की चीज़ों के लिए आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखिए। जब आप बड़े होंगे तो ये झगड़े कई बार होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। तो ये जो चीज़ें ये हल्का सा आपको हिंट देते हैं कि फैमिली लाइफ कैसे होती है, ज़मीन जायदाद के झगड़ों में किस हद तक लोग गुजर जाते हैं। ठीक है ना। तो दोनों में ही हरिहर काका में भी एक्सट्रीम दिखाया है और कारतूस पार्ट में भी एक्सट्रीम दिखाया है। तो बीइंग ए बॉय, बीइंग ए गर्ल, आप लोग को समझना चाहिए कि ये मामलों की सेंसिटिविटी क्या है, क्योंकि आप लोग टीनेजर हैं तो आपको वो ये सब बातें समझा रही हैं। पाठ शुरू होता है कि कर्नल कॉलेज और लेफ्टिनेंट अपने खेमा का मतलब होता है टेंट, तो एक रूम की तरह होता है, कपड़े का बना हुआ होता है और ज़्यादातर कैंपिंग में काम आता है। तो वहाँ कर्नल कॉलेज और लेफ्टिनेंट बैठे हुए हैं और वो बहुत परेशान हो गए हैं कि उनको बहुत टाइम हो गया है और वो वज़ीर अली को पकड़ना चाह रहे हैं और वज़ीर अली जो है रॉबिन हुड की तरह लग रहा है उनको। तो अब जो लेफ्टिनेंट और कर्नल है वो आपस में डिस्कस शुरू करते हैं कि भाई वज़ीर अली है कौन। तो हमको, जो हम रीडर्स हैं, हमको ये पता चलता है कि जो लखनऊ के नवाब थे आसिफउद्दौला, उनके कोई बच्चा नहीं था, तो सादत अली जो उनका छोटा भाई था उसको सारी प्रॉपर्टी और सारा राजपाट मिलने वाला था। और उससे पहले ही क्या हुआ कि जो आसिफउद्दौला थे उनके बच्चा हो गया वज़ीर अली, और सादत अली जो जिसको राजपाट मिलने वाला था, वो राजा बनने वाला था, नवाब बनने वाला था, उसको जो है कुछ मिला ही नहीं। तो उसने क्या किया कि अंग्रेज़ों सब, वज़ीर अली जब राजा बना तो उसने
अपने पूरे जो यूपी का जितना भी, उत्तर प्रदेश का जितना भी राजपाट था उसे ब्रिटिशर्स को बिल्कुल साफ़ कर दिया, कि हटाई दिया ऑलमोस्ट। तो ब्रिटिशर्स इससे चिढ़ गए और सादत अली जो राजा बनने वाला था पर नहीं बन पाया, तो उसने ब्रिटिशर्स के साथ में साजिश करके वज़ीर अली को जो है वहाँ से हटा दिया कि तुम नवाब नहीं हो और तुम जाके बनारस में बैठो, और जो है तुमको 3 लाख रुपए प्रीवी पर्स यानी कि जो स्टाइपेंड है पर एनम वो मिलेगा और तुम उसमें अपना खर्चा चलाओ। और सादत अली ने क्या किया कि आधी प्रॉपर्टी तो ब्रिटिशर्स को दे दी, पैसा खजाना सब ब्रिटिशर्स को दे दिया, आधी प्रॉपर्टी और खजाना लेके जो है वो अपने पास बैठ गया। अब वो ऐश करने लगा, राजा भी ऐश करने लगा और वो जो नवाब और वो अंग्रेज़ भी ऐश करने लगे। जिसकी प्रॉपर्टी और जायदाद थी वो बेचारा बनारस गया और बनारस में जाके वो अकेली ज़िंदगी गुजारने लगा। लेकिन उसको गवर्नर जनरल जो कोलकाता में थे, पहले क्या था कि इंडिया की जो कैपिटल थी वो कोलकाता में थी, तो वो कोलकाता में बुला के उसको परेशान करने लगा कि बार बार उसको बुलाता था कोलकाता और परेशान करता था। तो ये जो है वज़ीर अली जो था ये बहुत उसको गुस्सा आया और वो जो अंग्रेज़ों का एक वकील वहाँ बनारस में था उसके पास में जाके कंप्लेंट करने गया कि भाई तुम्हारा जो गवर्नर जनरल है वो मुझको कोलकाता क्यों बुलाता है। तो जो आदमी रुद्रप्रयाग से लेके बनारस तक का राजा हो, 72 आवर्स लगते हैं पूरे उत्तर प्रदेश को क्रॉस करने में, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के 3 पार्ट हो गए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल। तो उसके राजा को वो वकील जो है वो उल्टी सीधी बातें कहने लगा, तो उसको गुस्सा आया और उसने अपना खंजर निकाल के वकील को वहीं मार डाला। तो बनारस में वकील का कत्ल करने के बाद में अपने जो कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह थे उसके साथ में वज़ीर अली जो है आज़मगढ़ के नवाबों के यहाँ चला गया, और आज़मगढ़ की जो रॉयल फैमिली थी, नवाब फैमिली थी, उन्होंने वज़ीर अली को सपोर्ट किया और उसको घाघरा के जंगलों में पहुँचा दिया कि यहाँ से आप जो है नेपाल निकल जाइए। लेकिन अंग्रेज़ों को खबर हो गई और कर्नल कॉलिंज और लेफ्टिनेंट की जो लीडरशिप में उन्होंने जो है एक पूरी बटालियन जो है, बटालियन मतलब पूरी सेना की टुकड़ी जो है वज़ीर अली के ख़िलाफ़ लगा दी। तो वहाँ कई महीनों साल गुजर गए और ये जो है वज़ीर अली को नहीं पकड़ पाए, क्योंकि वज़ीर अली जो है बहुत ही जाबाज था, स्मार्ट था और वो इनको चकमा देने में कामयाब हो गया। तो अब ये लोग टेंट में बैठ के तंग आ गए ना, क्योंकि राशन ख़त्म हो रहा है, विलेजर्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जंगलों में कभी जंगली जानवर भी आ रहे हैं, और जिन जंगलों में इन्होंने बताया घाघरा के जंगल वो गोरखपुर के पास में, तो ऐसा नहीं है बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, बुशेज़ हैं, झाड़ियाँ हैं, बहुत कटीली झाड़ियाँ हैं, तो सैनिकों के लिए भी मुश्किल होती है कि टेंट में बैठे हुए हैं इतने दिनों से। तो वही टाइम पे क्या होता है कि ये लोग डिस्कस करते हैं कि भाई जो वज़ीर अली है और नवाब जो शमसुद्दौला है जो बंगाल के नवाब का रिश्ते का भाई है, वो है टीपू सुल्तान है, इन्होंने जो है अफ़गानिस्तान के राजा से कहा है कि आइए और ये अंग्रेज़ों को खदेड़िए यहाँ से, ये वाली डिस्कस कर रहे हैं। तो अब लेफ्टिनेंट और कर्नल कॉलिंज जब बात करते हैं तो उनको ये लगता है कि अब तो पूरे इंडिया में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ विद्रोह की लहर दौड़ गई है और उनको थोड़ा डर भी लगता है इस बात से। अभी बात कर रहे होते हैं तभी क्या होता है कि इनको घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई होती है, रात का टाइम है ना, तो इनको लगता है कि बहुत सारे घोड़े आ रहे होते हैं। फिर वो ध्यान से देखते हैं तो सिर्फ एक घोड़ा आ रहा होता है, और वो घुड़सवार जो है वो अंदर आते ही कहता है कि मुझे अकेले में बात करनी है कर्नल कॉलिंज से, और कहता है दीवार हम गोश दारत, मतलब वो कहता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, मुझे अकेले में बात करनी है। तो वो आके पूछता है कि आप इतनी सेना लेके यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, तो बोलते वज़ीर अली को पकड़ने के लिए। तो बोले आप कौन हैं, तो बोले मुझे वज़ीर अली को पकड़ने के लिए कारतूस चाहिए। कारतूस का मतलब होता है बुलेट, गन बुलेट्स। तो कर्नल कॉलिंज उसको जो है बिना सोचे समझे 10 कारतूस दे देता है और पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो वो कहता है वज़ीर अली, और कह के जो है वो अपने घोड़े पे सवार होकर निकल जाता है। तो अंदर आके लेफ्टिनेंट पूछता है कि कौन था, तो कहता है एक बहुत जाबाज सिपाही, क्योंकि अगर वो कहता कि वज़ीर अली है तो उसकी खुद ही नाक कटती कि जिसको पकड़ने के लिए बैठे हैं जंगल में, वही आके कारतूस लेके चला गया। तो ये जो है आपकी कहानी है कारतूस की। लेकिन इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो आप ये समझिए कि वो कभी भी आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक नॉर्मल सा आदमी आके क्यों कहेगा कि मुझे अकेले बैठना है, अकेले बात करनी है। जिसमें इतनी हिम्मत होगी वही तो कह सकता है ना कि मैं अकेले में बात करूँगा। तो ये बात कर्नल को समझनी चाहिए थी। ये चैप्टर से आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और जो चैप्टर में दिए हुए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि कर्नल कॉलिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था। तो कर्नल कॉलिंज का खेमा जंगल में इसलिए लगा था क्योंकि उनको वज़ीर अली को पकड़ना था,
फिर वज़ीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? वज़ीर अली से सिपाही इसलिए तंग आ चुके थे क्योंकि उनको कई महीने कई साल हो गए थे और वो उसको नहीं पकड़ पा रहे थे। फिर कर्नल ने सवार पर नज़र रखने के लिए क्यों कहा? कर्नल ने सवार पर इसलिए नज़र रखने के लिए कहा कि उनको लगा कि कहीं उनके खेमे पर ही कोई हमला ना कर रहा हो या कोई दुश्मन ना आ रहा हो। अच्छा, सवार ने क्यों कहा कि वज़ीर अली की गिरफ़्तारी बहुत मुश्किल है? सवार ने इसलिए कहा क्योंकि वो खुद ही वज़ीर अली था और वो आराम से उनको धोखा दे रहा था और उनसे कारतूस भी ले लिए थे। तो वज़ीर अली को अपनी कैपेसिटी भी पता होगी कि भाई मुझे पकड़ना बहुत मुश्किल है, मैं तो इनके हाथ में आऊँगा नहीं। फिर उसके बाद में है कि वज़ीर अली के अफ़साने सुन के कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? तो वज़ीर अली के अफ़साने सुन के कर्नल को इसलिए याद आ जाती थी क्योंकि वज़ीर अली भी बहुत खुले दिल का था और लोगों की मदद करता था। जैसे रॉबिन हुड अमीर लोगों के पैसे छीन के और गरीबों को दे दिया करता था। सादत अली कौन था? उसने वज़ीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? सादत अली जो है वज़ीर अली का चाचा था और वज़ीर अली से पहले वही लखनऊ का अवध का नवाब बनने वाला था, लेकिन वज़ीर अली के पैदा होने से वो नवाब नहीं बन पाया। फिर सादत अली को अवध के तख्ते पर बिठाने का कर्नल का क्या मकसद था? तो सादत अली को अवध के तख्ते पे बिठाने का कर्नल का ये मकसद था कि वो उसको पूरी ज़मीन जायदाद जैसे हिस्सा मिल गया, आधा आधा मिल गया और वो भी ऐश कर रहे हैं, अंग्रेज़ भी ऐश कर रहे थे और सादत अली भी ऐश कर रहा था। कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वज़ीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद में वज़ीर अली आज़मगढ़ के नवाबों के पास, हुक्मरानों के पास पहुंच गए और उन्होंने उसे घाघरा के जंगलों में पहुंचा दिया, जहां से उसका प्लान था कि वो नेपाल भाग जाएगा। सवार के जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का क्यों रह गया? सवार के जाने के बाद कर्नल इसलिए हक्का बक्का रह गया क्योंकि उसके सामने जो खड़ा था सवार, वो वज़ीर अली था। ओके, थैंक यू। लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है? लेफ्टिनेंट को इसलिए लगा क्योंकि एक तरफ तो शमसुद्दौला बंगाल में उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, दूसरा टीपू सुल्तान जो है वो अफ़गानिस्तान के राजा को बुला रहे थे, शाहजहाँ को कि आइए और अंग्रेज़ों को भगाइए, और इधर वज़ीर अली भी जो है शुरू हो गए थे कि भाई अंग्रेज़ों को भगाना है। और फिर मेरठ में भी क्रांति हो रही थी, तो उनको लग रहा था कि भाई सभी लोग जो है हमारे खिलाफ होते जा रहे हैं। फिर आया है कि वज़ीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया? तो वज़ीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल इसलिए करा कि वो अवध के नवाब थे और वो पेंशन पे बनारस आए थे और एक बिल्कुल मामूली सा वकील उनकी बेइज्जती कर रहा था, तो वो उनको सहन नहीं हुई और उन्होंने उसका मर्डर कर दिया या कत्ल कर दिया। तो सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए? सवार ने कर्नल से ये कह के कारतूस हासिल किए कि वो भी वज़ीर अली को पकड़ने के फिराक में है, और इस तरह से कर्नल को अपने विश्वास में लेके उसने जो है कारतूस हासिल किए। वज़ीर अली एक जाबाज सिपाही था, कैसे स्पष्ट कीजिए। वज़ीर अली देखिए, जब वो पिक्चर में आता है तो वो ये कहते हैं कि दीवार हमगोश गारा, तो मुझे अकेले में बात करनी है। तो कर्नल से, वो भी एक ब्रिटिश कर्नल से इस तरह से वो बात कर रहे थे कि मुझे अकेले में बात करनी है, मुझे कारतूस दीजिए, और पूछ रहे थे क्यों आए हो। तो इससे पता चलता है कि उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस था और वो अपनी शर्तों पे काम करते थे। तो इससे पता चलता है, और लास्ट में वो अपना नाम भी बता के गए कि मेरा नाम वज़ीर अली है। तो इससे पता चलता है कि वो झूठ नहीं बोलते थे और जाबाज सिपाही थे। तो ये आपके क्वेश्चंस जो है पूरे हो गए, एंड आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। किसी भी की तरह का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। ठीक है, थैंक यू, बाय, टेक केयर।